morning 12th class. This is your economics lecture. I am going to continue chapter number 4, producers equilibrium, cost revenue and production function. Now, earlier we have studied about law of diminishing return. Diminishing return के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमारे जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं, कॉस्ट है, जो लेबर है, लैंड है, कैपिटल है, इनमें चेंजेस आते हैं, बट जो रिटर्न है उसमें कोई चेंज नहीं आता, उसमें चेंज कम आता है. दैट इज डायमिनिशिंग रिटर्न. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी लिमिटेशंस ऑफ द लॉ. लिमिटेशंस ऑफ द लॉ. डायमिनिशिंग रिटर्न के क्या लिमिटेशंस हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, इन जनरल द लॉ इज ट्रू इन जनरल, नॉट ऑलवेज बट इन एवरी केस. जनरल जो है ये लॉ जो है ये सही है, बट हमेशा इट डज नॉट ऑपरेट इफ द लैंड अंडर कल्टिवेटेड, इफ लेबर एंड एम्प्लॉयड अ प्लॉट ऑफ लैंड आर नॉट एडिक्वेट यूटिलाइज. अगर ये देखा जाए कि पूरी तरह से लैंड, लेबर या कोई प्लॉट है या कोई भी मशीनरी है, अगर उसको पूरी तरह से यूटिलाइजेशन नहीं होता है तो ये लॉ जो है वहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है. इम्प्रूवमेंट इन द आर्ट ऑफ एग्रीकल्चर. डायमिनिशिंग रिटर्न जो है मोस्टली कहाँ पर देखा जाता है? वो एग्रीकल्चर में देखा जाता है. डायमिनिशिंग रिटर्न. द लॉ विल ऑपरेट ओनली द एप्लीकेशन ऑफ सक्सेसिव ड्रेस ऑफ लेबर. कैपिटल डज नॉट हैपन टू कोइंसिडेंट विद एन इम्प्रूवमेंट इन द आर्ट ऑफ एग्रीकल्चर. लॉ कहाँ पर एप्लीकेबल है? यहाँ पर इम्प्रूवमेंट आर्ट ऑफ एग्रीकल्चर में हमारा कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया है, कोई भी मॉडर्न टेक्निक्स अभी यूज नहीं हो रही हैं, वहाँ पर ये लॉ जो है वो एप्लीकेबल है. न्यू सॉइल. सिमिलरली ये लॉ कहाँ एप्लीकेबल नहीं होता? जहाँ पर सॉइल नया है, अभी तक उसको एक बार भी यूज नहीं करा है, यहाँ पर डायमिनिशिंग रिटर्न जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा. एप्लीकेबल कहाँ होगा? जो सॉइल बहुत पुराना है, जिसमें पहले भी कई चीज़ों का कल्टिवेशन हो चुका है और उसमें अब मॉडर्न टेक्निक को यूज करा जा रहा है, तो वेरिएबल कॉस्ट हो गई बट उसका रिटर्न उतना ही है, तो वहाँ पर ये डायमिनिशिंग रिटर्न का जो लॉ है उसको यूज करा जा सकता है, बट न्यू सॉइल पे डायमिनिशिंग रिटर्न को अप्लाई नहीं करा जा सकता. इनसफिशिएंट कैपिटल. If the cultivators are not using the sufficient amount of capital, cultivators अगर कैपिटल का पूरा अमाउंट यूज नहीं कर रहे हैं, then the production will increase at a faster rate on using sufficient capital. तो ये जो इंक्रीज है प्रोडक्शन जो है वो फास्टर रेट पे इंक्रीज होगा, तो डायमिनिशिंग रिटर्न जो रिटर्न है उस पर वो हमें पूरा नहीं मिलेगा. वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन शुड बी फिक्स्ड. इफ वी ऑपरेट, अगर हम नॉन डायमिनिशिंग रिटर्न ऑपरेट कर रहे हैं तो उसमें एक फैक्टर को तो कम से कम फिक्स करना पड़ेगा, जिसको कोई चेंज ना करा जाए, वो वेरिएबल फैक्टर्स में चेंजेस आए. सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ डायमिनिशिंग रिटर्न. नाउ द स्कोप ऑफ द लॉ. ये लॉ कहाँ अप्लाई करा जा सकता है? सेकंड पॉइंट है इसका स्कोप. स्कोप ऑफ द लॉ मीन्स कि इस लॉ को कहाँ अप्लाई करा जा सकता है, कहाँ इसको अप्लाई करा जा सकता है. डायमिनिशिंग रिटर्न की स्टडी करी जा सकती है, वो कहाँ पर स्टडी नहीं करी जा सकती. तो स्कोप हमारा पहला है माइनिंग. माइनिंग में कोई भी जब हम कोई भी क्या माइनिंग में डीप माइंस जाते हैं, ज़मीन के अंदर खोद के कोई भी चीज़ निकाली जाती है ज़मीन में. वर्किंग माइन इंक्रीज लोअर डीपर स्ट्रेटर. माइनर गो डीपर एंड डीपर, मोर लेबर कैपिटल ऑपरेट द क्वांटिटी ऑफ मिनरल. जो भी मिनरल निकाला जाता है ज़मीन के अंदर से, तो माइनिंग में क्या होता है कि और गहराई पे जाना होता है, और गहराई पे जाना होता है. तो जब जितना गहरा, जितना डीप, जितना अंदर ज़मीन के अंदर जाते जाएंगे, लेबर फोर्स उतनी ज़्यादा लगेगी, उसमें मनी भी ज़्यादा लगेगी, तो वेरिएबल फैक्टर्स में चेंजेस आ रहे हैं, बट रिजल्ट क्या है? जितना मिनरल ज़मीन के अंदर है वो उतना ही मिलेगा. कैपिटल या लेबर लगाने से ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा. रिटर्न जो है वो उसके कंपैरिजन में कम मिलेगा जितना लेबर फोर्स या वेरिएबल फैक्टर्स में चेंज आ रहा है. सो माइनिंग में लॉ ऑफ डायमिनिशिंग रिटर्न की स्टडी हो सकती है. सेकंड है फिशिंग. ऐसी फिशिंग में जो फिशिंग होती है पॉन्ड्स में, रिवर्स में या कहीं पर भी फिशिंग होती है, सो एक पर्टिकुलर एरिया में जब फिशरमैन फिशिंग करता है तो उस पर्टिकुलर एरिया में उसको जितनी फिश मिलती है उससे सेटिस्फाइड होना पड़ेगा. बट अगर वो और ज़्यादा फिश को लेना चाहेगा, और ज़्यादा फिशेस कैच करना चाहेगा, तो उसे और आगे जाना होगा, और आगे, तो उस और आगे जाने के लिए उसको लेबर भी चाहिए होगी और कैपिटल चाहिए होगा अपना जाल बिछाने के लिए, राइट, और जो भी फैक्टर ज़रूरत होती है उस सब के लिए. बट फिशिंग में इतना ज़्यादा उसमें
नहीं होगा, फिशिंग में थोड़ा इंक्रीमेंट ही होगा। जो रिटर्न है वो उस प्रोपोर्शन में रिटर्न नहीं होगा जितने प्रोपोर्शन में वेरिएबल कॉस्ट का चेंज हो रहा है। देन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं वहाँ भी ये लॉ एप्लीकेबल है, क्योंकि एक फैक्टर फिक्स्ड है और एक फैक्टर वेरिएबल है, और जो उसके रिटर्न है वो उतने प्रोपोर्शन में नहीं मिल रहा जितने प्रोपोर्शन में उसमें फैक्टर्स में चेंज कर रहा जा रहा है, तो प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज हो रहा है। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स जो बनती हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 फ्लोर बन रहा है, एक फ्लोर अगर बिल्डिंग का बन रहा है वो सेल होगा, बट अगर दूसरा फ्लोर बनेगा तो उसमें लेबर भी ज़्यादा चाहिए होगा, मटेरियल भी ज़्यादा चाहिए होगा, लेकिन उतने प्रोपोर्शन में उसका रिटर्न नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक ही बिल्डिंग है, बिल्डिंग एक ही है, लेकिन रिटर्न उसका उतना नहीं मिलेगा जितना उसमें हमारे वेरिएबल फैक्टर्स में चेंजेस आएगा। सो दीज आर दी स्कोप ऑफ दी लॉ। ये लॉ कहाँ कहाँ अप्लाई होता है? माइनिंग, फिशिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ द लॉ, ये लॉ कहाँ कहाँ क्या क्या इम्पोर्टेंस है? फर्स्ट है यूनिवर्सलिटी, लॉ ऑफ डायमिनिशिंग रिटर्न हर फील्ड में देखा जा सकता है, कोई भी फील्ड हो जहाँ पर हम कैपिटल या अपने प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, अपनी इनकम बढ़ाने के लिए वेरिएबल फैक्टर्स में बहुत तेज़ी से चेंजेस करते हैं, बट रिटर्न हमें उतने प्रोपोर्शन में नहीं मिलता। मोस्टली हर जगह ये लॉ को एप्लीकेबल करा जा सकता है। बेसिस ऑफ रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, रिकार्डियो ने जो रेंट की थ्योरी बनाई थी ये उस पर बेस है कि रिकार्डो ने बोला था मार्जिनल लैंड जो है कल्टिवेटिंग रेंट है, मार्जिनल लैंड जो है वो एक लैंड जितना अपना प्रोडक्शन जितनी चीज़ पैसा दे सकता है वो उतना ही देगा, आप उसका कितना ही यूज़ कर लो उसका प्रोडक्शन का ज़्यादा नहीं होगा, जितना पीस है वो उतना ही देगा। उसी तरह से लॉ ऑफ डायमिनिशिंग रिटर्न है कि आप कितना ही लेबर लगा लो लेकिन एक कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही आपको उसका रिटर्न मिलेगा, जितने परसेंट आप इंक्रीमेंट फैक्टर्स में करेंगे उतने परसेंट इंक्रीमेंट आपकी इनकम में हो, ये कंपलसरी नहीं है। इनफ्लो ऑफ पॉपुलेशन, ये जो है ये लॉ जो है ज़्यादातर एग्रीकल्चर में अप्लाई करा जाता है, इंडस्ट्रीज में तो फूड आइटम्स इंडस्ट्रीज है या एग्रीकल्चर है, जो फूड आइटम्स या ज़रूरी चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं तो पॉपुलेशन भी उतनी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, तो प्रोडक्शन जितना हो रहा है उतना ही रिसीव भी हो रहा है, कभी कभी उसका रिसीव जो है वो कम हो रहा है, सेम प्रोपोर्शन में नहीं हो रहा। मोटिवेशन की न्यू इन्वेशन, ये लॉ जो है नई डिस्कवरीज को मोटिवेट कर रहा है, जिससे क्या हो जितने प्रोपोर्शन में फैक्टर्स चेंज हो उतने ही प्रोपोर्शन में हमारी इनकम भी रिसीव हो, उतने प्रोपोर्शन में हमें उसका रिटर्न भी मिले। सो दिस लॉ इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल, कनेक्शन टू लैंड इन एग्रीकल्चर, एप्लीकेबल इन ऑल फील्ड्स ऑफ प्रोडक्शन, कोई भी फील्ड ऑफ प्रोडक्शन की लॉ एप्लीकेबल है अलॉन्ग विथ एग्रीकल्चर। In the case of intensive, an additional investment is made on giving piece of land, marginal return would diminish. इंटेंसिव एग्रीकल्चर में अगर देखा जाए तो जितना पीस लैंड दिया गया है उसी में अगर हम लेबर लगाए जाएंगे तो वहाँ पर हमें रिटर्न जो है वो उस लेबर के प्रोपोर्शन से कम में मिलेगा। तो यहाँ पर इंटेंसिव होता है और एक्सटेंसिव कल्टीवेशन में जहाँ हमने अपना लैंड बढ़ा लिया कल्टीवेशन के लिए तो लैंड बढ़ाने में हमारे चार्जेस ज़्यादा लगे बट रिटर्न जो है उतने प्रोपोर्शन में नहीं मिला। तो ये लॉ जो है यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, इसको हर फील्ड में अप्लाई करा जा सकता है। नाउ रिटर्न टू स्केल, B point, रिटर्न टू स्केल। रिटर्न टू स्केल जैसे हमने अभी लॉ ऑफ रिटर्न पढ़ा था, रिटर्न टू स्केल भी सेम है कि हमने जितनी स्केल बढ़ाई एक प्रोडक्शन में, एक इंडस्ट्री, एक फर्म में हमने अपनी जितनी स्केल बढ़ाई उस स्केल के अकॉर्डिंग हमें रिटर्न मिला या नहीं मिला, दैट इज रिटर्न टू स्केल। इसमें भी वही तीन है, इंक्रीजिंग रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न एंड डायमिनिशिंग रिटर्न। तो पहला फर्स्ट वन इज इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, increasing return to scale is same as increasing law of increasing return। जैसे हमने law of increasing return पढ़ा था कि जितना हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जितना हम इनपुट लगा रहे हैं उसी प्रोपोर्शन में हमें आउटपुट मिल रहा है, दैट इज उससे ज़्यादा प्रोपोर्शन में हमें आउटपुट मिल रहा है, दैट इज इंक्रीजिंग
अपने स्केल में जितना हमने इनपुट लगाया, जितने हमने लेबर फोर्सेस या कोई भी वेरिएबल कॉस्ट चेंज करी, उसी प्रोपोर्शन में हमें रिटर्न भी मिल रहा है, दैट इज इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, फॉर एग्जाम्पल हमने इनपुट जो है लेबर है या कैपिटल है 10% से चेंज करा, 10% ज़्यादा लगाया, जितना एक फॉर्म एक इंडस्ट्री पहले लगा रही थी, उस इंडस्ट्री उस फॉर्म ने 10% पहले से ज़्यादा लगाया है और उसका रिटर्न कितना मिला, 20% ज़्यादा मिला, 20% ज़्यादा मिला। सो रिटर्न कितना हुआ, हमारे जो इनपुट लगाया था उससे 10% ज़्यादा मिला। सो दैट इज नोन एज रिटर्न इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल हमें किन केस में मिलता है, डायमेंशनल इकोनॉमीज। डायमेंशनल इकोनॉमीज वो होता है जहाँ साइज ऑफ कैपिटल जो है उसको कितना भी बढ़ाया जा सकता है, जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना ही कैपिटल बढ़ाया जा सकता है। प्रोडक्शन जो है वो कैपिटल गुड्स पे जब प्रोडक्शन करा जाएगा तो गुड्स की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे परचेज करेंगे, तो जितना हम कॉस्ट लगा रहे हैं उससे ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। सो दैट इज इंक्रीजिंग रिटर्न। इकोनॉमीज फ्लोइंग फ्रॉम इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअलिटी का मतलब होता है वो कैपिटल अवेलेबल जो मिनिमम कम से कम साइज में हमने लगाया है। फॉर एग्जांपल एक शू मेकिंग मशीन है, उस शू मेकिंग मशीन में एक बार में 10,000 पेयर्स बनते हैं, राइट, वो 10,000 पेयर्स की सेल होती है, लेकिन फर्म जो है वो उसमें 5,000 शू के पेयर बना रही है। तो जब 10,000 की कैपेसिटी वाली मशीन में 5,000 शूज़ बन रहे हैं तो कॉस्ट जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, सेल उतने में नहीं हो पाएगी तो रिटर्न नहीं मिलेगा। अब जब वही 5,000 शूज़ की जगह हम 10,000 शूज़ बनाने लगेंगे तो मशीनरी तो हमारी फिक्स है क्योंकि ऑलरेडी वो 10,000 शूज़ बना रही थी। अब उसमें उसकी फुल कैपेसिटी पे हम शूज़ बनाने लगे, इंडस्ट्री उसकी शूज़ बनाने लगी और फिर 5,000 की जगह 10,000 शूज़ सेल होंगे तो उनका रिटर्न जो है वो उससे डबल मिलेगा, दैट इज इंक्रीजिंग रिटर्न। इकोनॉमीज ऑफ स्पेशलाइजेशन, इकोनॉमीज ऑफ स्पेशलाइजेशन मतलब एक इंडस्ट्री है, एक छोटा सा बिजनेस है तो वहाँ स्पेशलिस्ट नहीं रखे जाते, अब अपने बिजनेस को एक्सपेंड करा जा रहा है तो वहाँ पर एक अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए जा रहे हैं और हर डिपार्टमेंट में एक स्पेशलिस्ट रखा जा रहा है, जो जिस चीज़ के अंदर स्पेशलाइज्ड है उसको वही जॉब दी जा रही है, उसको वही प्रोफेशन दिया जा रहा है। सो दैट इज अ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा का, जब स्पेशलाइज इंसान अपनी जॉब करेगा, प्रोडक्शन करेगा तो प्रोडक्शन में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा, राइट, फिर उससे जो रिटर्न मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा, दैट इज इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। मार्केटिंग इकोनॉमीज, लार्जर फर्म्स अवेलेबल टू बाय रॉ मटेरियल, जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल मार्केट से परचेज करती हैं, फिर उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके कंपैरेटिव स्मॉलर फर्म से ज़्यादा सस्ते में सेल करती है क्योंकि उनका कैपिटल और उनकी लेबर फोर्स ज़्यादा है, उनको चीप कॉस्ट में वो प्रोडक्ट पड़ता है, और जो स्मॉलर फर्म्स होती हैं वो रॉ मटेरियल परचेज करती है तो उनकी कॉस्ट जो है प्रोडक्शन में ज़्यादा होती है तो वो ज़्यादा रेट में सेल करती है। तो मार्केटिंग कंसेप्ट में भी इंक्रीजिंग रिटर्न जो है वो देखा जाता है। फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, लार्जर फर्म जो है वो फंड को ज़्यादा से ज़्यादा मोबिलाइज कर सकती हैं एक पब्लिक प्लेस से दूसरी पब्लिक प्लेस तक, बिकॉज लार्ज फर्म एंजॉय बेटर रेपुटेशन, लार्ज फर्म जो है वो स्मॉलर फर्म से ज़्यादा रेपुटेशन एंजॉय करती है। सो दैट इज इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। नाउ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न, एज वी स्टडीड लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न, यही कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल सेम है। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल मींस जितने प्रोपोर्शन में कैपिटल या फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं उसी प्रोपोर्शन में हमारा जो इनकम है वो चेंज हो रही है, दैट इज कांस्टेंट रिटर्न। फॉर एग्जांपल इफ द इंक्रीज क्वांटिटी, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की क्वांटिटी हमने 10% बढ़ा दी और जो इनकम रिसीव हो रही है वो भी 10% ही इंक्रीज हो रही है, दैट इज कांस्टेंट रिटर्न। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल इज दैट बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट इंटरनल एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स अवेलेबल टू द फर्म न्यूट्रलाइज कमिंग इनटू एक्जिस्टेंस इंटरनल इकोनॉमिक रिफॉर्म। अदर वर्ड्स आफ्टर सर्टेन पॉइंट द अवेलेबल इंटरनल एक्सटर्नल डिसअपियर्स रिस्पॉन्सिव। कांस्टेंट रिटर्न कहाँ होता है कि कुछ नई फर्म जो है वो इंडस्ट्रीज, नई
फर्म या इंडस्ट्रीज हमारी जो है रेपुटेशन में आई, अब उसमें सेल्स ज़्यादा होने लगी, राइट। अब उस सेल को और बढ़ाने के लिए, अपनी रेपुटेशन और बढ़ाने के लिए उसमें और रॉ मटेरियल लगाया गया और लेबर्स को हायर करा गया, और उसकी जो है जब ज़्यादा से ज़्यादा हायर वो करा जाएगा, प्रोडक्शन करा जाएगा, तो उसकी सेल भी ज़्यादा होगी। जितना हमने प्रोडक्शन ज़्यादा करा, 20% सपोज प्रोडक्शन ने इंक्रीमेंट करा है, रॉ मटेरियल लेबर सब लगाए, तो वो 20% ही हमारी इनकम या प्रॉफिट में जो है फ़ायदा हो रहा है, सेम प्रोपोर्शन में हो रहा है। दैट इज नोन एज लॉ रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। द लास्ट वन इज डायमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। डायमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, डायमिनिशिंग रिटर्न लॉ ऑफ डायमिनिशिंग रिटर्न की तरह है, जो हमने अभी लॉ ऑफ डायमिनिशिंग पढ़ा है, सेम डायमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल है। डायमिनिशिंग रिटर्न, all the factors of production are increased in a particular proportion to the scale of production increase। सारे प्रोडक्शन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया, बट इनकम जो है उतने प्रोपोर्शन में इंक्रीज नहीं हुई। For if we increase all the factors by 10%, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने 10% बढ़ा दिए, लेबर भी बढ़ा दी और रॉ मटेरियल भी ज़्यादा से ज़्यादा लगाया, क्वालिटी भी अच्छी से अच्छी कर दी, 10% से ज़्यादा इंक्रीमेंट कर दिया, बट जो रिटर्न है वो हमारा सिर्फ 7% बढ़ा है, तो वो डायमिनिशिंग रिटर्न हो जाएगा। डायमिनिशिंग रिटर्न मतलब अपने स्केल पे जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करा है उससे कम प्रोडक्शन में इनकम को बढ़ना, दैट इज रिटर्न, डायमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। अब डायमिनिशिंग रिटर्न कब होता है? जब फर्म जो है कंटिन्यू बढ़ती जा रही है, नई नई चीज़ें लॉन्च होती जा रही हैं फर्म में। अब क्या हो रहा है, इंटरनल एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स जो है प्रोडक्शन की, वो अपने आप में एक कोर्स ऑफ टाइम में इंटरनल एक्सटर्नल मिक्सअप नहीं हो पा रहे। अभी कोई प्रोडक्ट है दूसरी कंपनी का आ गया, अब कोई प्रोडक्ट उस उन्होंने अपनी कंपनी में, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक में पहले फ्रिज और टीवीज बनते थे, ठीक है ना, अब उन्होंने इंक्रीमेंट करा कंप्यूटर्स, अब वो एसी भी बनाने लगे, अब वो मोबाइल्स भी बनाने लगे। तो क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली एक्सपेंड कर रहे हैं, बिजनेस को बढ़ाते जा रहे हैं, बट द रिप्लेस बाय इंटरनल एक्सटर्नल। इनफैक्ट अगर पूरे अफेयर्स जो है डायमेंशन पूरी चीज़ें सेल नहीं हो रही, वो फ्रिजेस और जो मशीन्स थे ये सब चेंज हो रहा है, सेल हो रहा है, मोबाइल फोन सेल नहीं हो रहा है, उसमें इनकम नहीं हो रही, दैट इज नोन एज डायमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। जितने स्केल में हमने एक्सपेंड करी है फर्म को, उससे कम स्केल में हमारी सेल होना या इनकम को कम वर्सेस प्रोपोर्शन में होना, दैट इज नोन एज लॉ ऑफ डायमिनिशिंग स्केल। नाउ द कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू। नाउ रिटर्न टू स्केल एंड डायमिनिशिंग स्केल हमारे सबके समझ में आ गया। अब हम कॉस्ट और रेवेन्यू पे आएंगे। Concepts of cost and revenue. कॉस्ट मीन्स कोई भी प्रोडक्शन में जो पैसा लगाया जाता है, दैट इज अ कॉस्ट। और रेवेन्यू मीन्स जब उस प्रोडक्ट को सेल करा जाता है, उसमें जो इनकम रिसीव होती है, दैट इज अ रेवेन्यू। नाउ वी शुड डीपली स्टडी प्रोडक्शन ऑफ commodity possible by the combination of different factors of production in a definite proportion, and one factor of production can be substituted with the other to certain extent. Factor of production costly, cost of production will be high. If are cheap, the cost of production will comparatively will be low. For factor of production, कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, अब वो चीज़ को प्रोडक्शन करने के लिए जो फैक्टर्स हैं, जो रॉ मटेरियल्स हैं, अगर वो हाई रेट के लिए जाएंगे तो कॉस्ट जो है वो हाई फाई हो जाएगी, और अगर वो लो रेट के लिए जाएंगे, कम रेट के लिए जाएंगे, तो कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि एग्रीगेट मनी जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जितना भी हमारे पास मनी है लमसम अमाउंट, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी लगाते हैं, लेबर, मशीनरी, एक बिल्डिंग और रॉ मटेरियल्स, जो किसी भी प्रोडक्ट का
सपोज शॉपिंग बैग्स बनाए जा रहे हैं तो उसके लिए रॉ मटेरियल आएगा, लेबर लगेगी, कितना काम मशीनरी ने करना है, कितना काम लेबर के थ्रू करवाना है। सो ऑल दीज फैक्टर्स आर कंबाइंड टुगेदर, सारे एग्रीगेट फैक्टर्स को कंबाइन करा जाएगा। अगर ये फैक्टर्स ज़्यादा कॉस्टली हैं तो जो प्रोडक्शन बैग्स जो बैग बनेंगे वो हमारे हाई कॉस्ट पे होंगे, बट अगर वो हमारे चीप हैं, रॉ मटेरियल भी सस्ता है और लेबर को भी ज़्यादा वेजेस नहीं देना पड़ रहा है, तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो चीप रेट पे होगा, तो उसकी कॉस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। नाउ देयर आर कॉस्ट प्रोडक्शन। कॉस्ट प्रोडक्शन के 3 तरह होते हैं, एक होता है मनी कॉस्ट, एक होता है रियल कॉस्ट एंड द लास्ट वन इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मोस्ट वाइडली कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट इज मनी कॉस्ट। सबसे वाइडली कंसेप्ट क्या है? मनी कॉस्ट। मनी कॉस्ट एज वी ऑल नो बाय द नेम, नाम से समझ में आ रहा है, मनी कॉस्ट मतलब जितनी कॉस्ट एक कैश में हमारी लगी है दैट इज मनी कॉस्ट। पीरियड ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को शॉर्ट रन कॉस्ट भी कहा गया है और एक लॉन्ग रन कॉस्ट भी कहा गया है। नाउ टोटल कॉस्ट, पहले हम देखें मनी कॉस्ट क्या होती है। मनी कॉस्ट होती है जितनी भी हमारी मनी जो है पैसा लगाया गया है जितना, दैट इज मनी कॉस्ट। रियल कॉस्ट क्या होती है कि कैश के साथ साथ लेबर फोर्स या फिक्स्ड वेरिएबल्स हमारे जो यूज हो रहे हैं वो रियल कॉस्ट में आएंगे। और हमारी लास्ट वन है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो कॉस्ट होती है कि एक फैक्टर प्रोडक्शन बना रहा है, जो रॉ मटेरियल बच गया उसी से दूसरी चीज़ भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हर वक्त वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, कभी कभी रॉ मटेरियल पूरी तरह से यूटिलाइज हो जाएगा तो अपॉर्चुनिटी हमारी वहीं पर खत्म हो जाएगी, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। नाउ द टोटल कॉस्ट, जो हमारी फिक्स कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट है जो हमने अर्लियर पढ़ा था, तो उस फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट को भी 3 तरह से डिवाइड करा गया है, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट सारे एक्सपेंडिचर्स एक फॉर्म में प्रोडक्शन में जो पूरे एक्सपेंडिचर्स करें दैट इज द टोटल कॉस्ट। स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी कॉस्ट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। जितने भी फिक्स्ड कॉस्ट है या सप्लीमेंट्री कॉस्ट है या वेरिएबल कॉस्ट है, इन सब में अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो टोटल कॉस्ट में इंक्रीमेंट होगा। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो फिक्स एसेट्स पे करी जाती है। फिक्स एसेट्स पे इन द सेंस प्लांट है, मशीनरी है, सपोज मशीनरी को रिप्लेस कर रहे हैं, न्यू मशीनरी ला रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, तो वो हमारी फिक्स है, अब वो काफ़ी साल तक चेंज नहीं होगी। या एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, दूसरी बिल्डिंग ले रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या आती हैं? फिक्स कॉस्ट में आती है। सप्लीमेंट्री कॉस्ट मीन्स क्या कभी कभी भी होता है, चेंज होता है, इसलिए ये फिक्स है। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है? वेरिएबल प्राइम कॉस्ट होती है जो हर कभी चेंज हो जाती है। सपोज एक किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, उस प्रोडक्शन करते करते बीच में कोई चीज़ की कमी आ गई तो वो रॉ मटेरियल आ जाएगा, लेबर फोर्स कम हो रही है तो नए लोगों को अपॉइंट कर लिया जाएगा, राइट। और कोई प्रोडक्शन हो रहा है, उस प्रोडक्शन में सडनली कोई चेंजेस आ रहे हैं कैपिटल में या लेबर में, दैट इज नोन एज वेरिएबल कॉस्ट, जो सडनली चेंज होती रहती है। फिक्स कॉस्ट एक बार फिक्स हो गई, काफ़ी टाइम तक उसमें कोई चेंजेस नहीं आते, सो दीज आर नोन एज अ कॉस्ट। ये सब हमारी कॉस्ट होती है। अब फिक्स कॉस्ट हो या वेरिएबल कॉस्ट हो, उसकी डिमांड कहाँ तक उसकी डिमांड होती है? लॉन्ग पीरियड। पहला देखेंगे लॉन्ग पीरियड में उसकी डिमांड कैसी होती है। एज लॉन्ग एज लॉन्ग पीरियड कंसर्न प्रोड्यूसर फिक्स द प्राइस ऑफ सच अ वे दैट टोटल कॉस्ट फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट इज रिकवर्ड। जब एक लॉन्ग पीरियड में कोई बिजनेस चलता है तो प्रोड्यूसर अपने हर प्रोडक्ट की कॉस्ट ऐसे फिक्स कर देता है कि उसको फिक्स हो या वेरिएबल कॉस्ट हो, लॉन्ग टर्म तक, बहुत आगे जाके टाइम तक उसको उसका रिटर्न मिलता रहे, प्रोड्यूसर को उनका रिटर्न मिलता रहे, दैट इज अ फिक्स कॉस्ट एंड लॉन्ग रिटर्न। शॉर्ट रन में थोड़े थोड़े टाइम में कोई चेंजेस आ रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट में चेंज हो रहा है, बट लॉस जो है वो जो ज़्यादा बेयर करना पड़ रहा है, अपने वेरिएबल कॉस्ट रिकवर्ड। फिक्स कॉस्ट फ्यूचर फेवरेबल कैन प्राइस इन शॉर्ट रन। लॉस जो है वो एक जब तक बेयर करेंगे जब तक एक शॉर्ट रन में थोड़े थोड़े टाइम में चेंजेस आ रहा है प्रोडक्शन में या वेरिएबल कॉस्ट में, किसी भी चीज़ में चेंज आ रहा है, उस चेंज के हिसाब से कभी क्या होता है लॉस में भी फॉर्म चली जाती है, तो उस लॉस को जो है शॉर्ट टाइम के लिए बेयर करना पड़ रहा है, आगे जाकर कवर अप करके वापस से प्रॉफिट रिसीव होने लगेगा, तो वो हमारी फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट है ना शॉर्ट रन कहलाती है, जो थोड़े टाइम के लिए फेस करना पड़ता है, आफ्टर सम टाइम वापस से उसमें चेंज आ जाता है, दैट इज अ फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट।
Now implicit cost and explicit cost, page 157. Implicit cost is measured by determining the value of self-supplied factors. जैसे फॉर एग्जाम्पल सेल्फ सप्लाइड फैक्टर, इम्प्लिसिट मतलब अंदर ही अंदर, राइट। इम्प्लिसिट फैक्टर्स वो होते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे डॉक्टर का एक क्लिनिक चल रहा है, वो अपने घर में क्लिनिक खोल के रखा है, तो अपने घर में क्लिनिक खोल के रखा है तो वो घर के बिजली का बिल जाता है, उसी के साथ क्लिनिक का भी चला जाता है, रेंट उन्हें क्लिनिक का देना नहीं पड़ रहा, राइट। जो भी उसमें चेंजेस कराए अपने क्लिनिक के अंदर, रिनोवेशन करवाया वो उनके खुद के घर में हो रहा है, तो क्या हो रहा है, जो कॉस्ट है वो अपने घर में ही है, बाहर किसी को नहीं पे करना पड़ रहा है, दैट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, यही डॉक्टर या यही लॉयर किसी और के घर में एक अपना खोलेंगे, ऑफिस खोलेंगे या क्लिनिक खोलेंगे, तो वो उसका पेमेंट किसी थर्ड पार्टी को करेंगे जिनका वो घर है, रिनोवेशन करवा नहीं सकते क्योंकि किसी और का बिल्स पे करना पड़ेंगे, तो सारा पैसा जो है किसके पास जा रहा है, दूसरे इंसान के पास जा रहा है, दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट जिसका पेमेंट अपने पास ही रहता है, जिसका पैसा हमारा बच जाता है रेंट का या कोई भी बिल्स का हमारे रहता है, दैट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट जिसका पेमेंट दूसरे बाहर थर्ड पार्टी को करना पड़ रहा है, मनी पेमेंट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट में हायर करते हैं कोई चीज़, किसी की कुछ टाइम के लिए लेते हैं या परचेज करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ता है, और इम्प्लिसिट कॉस्ट में कोई पेमेंट नहीं करना पड़ता। पेमेंट एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब वेजेस, रेंट देना या इंश्योरेंस पेमेंट करना, और इम्प्लिसिट कॉस्ट में कोई भी नहीं, बस अपने ही कैपिटल का इंटरेस्ट देना है, जो हमने लोन लिया है उसका इंटरेस्ट देना है, और वो फायदा सिर्फ हमें हो रहा है, किसी दूसरे पर्सन को नहीं हो रहा, दैट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। क्लियर द कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट का कंसेप्ट क्लियर हो गया। कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू वी विल स्टडी लेटर ऑन। Enough for today. Thank you. I hope you all have understood.